सुंदरपुर गांव में रमेश नाम का एक कंजूस सेठ रहता था। उसकी कंजूसी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। दोपहर का वक्त था और रमेश आराम से सो रहा था। तभी उसकी पत्नी सुधा ने आकर उसे जगाया। दोपहर के 12 बज गए हैं, अभी तक आप कुछ पकाने को लेकर नहीं आए। गोलू को भूख लग रही है, आज खाना बनेगा या नहीं? अरे कल ही तो मैं भिंडी लेकर आया था, इतनी जल्दी खत्म भी हो गई। ऐसे बोल रहे हो जैसे 5 किलो भिंडी लाए हो। जो लाए थे उसमें आधी से ज्यादा तो खराब निकली। और भूलिए मत, गोलू अब 12 साल का हो गया है। 12 साल का हुआ तो क्या 12 आदमियों का खाना खाएगा? एक ही तो बेटा है हमारा। मुझे समझ नहीं आता, इतनी दौलत का करेंगे क्या आप? दौलत विरासत में मिली है तो क्या ऐसे ही लुटा दूं? पता है पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है। अब सुबह सुबह लेक्चर मत दो, बाजार जाता हूँ। सुबह नहीं, दोपहर है। और सुनिए, कल की तरह खराब सब्जी मत उठा लाना। सस्ते के चक्कर में आप ये भी नहीं देखते कि सब्जी ठीक है या नहीं। अरे जिसे तुम खराब कहती हो उसमें बस थोड़े दाग होते हैं। बहुत लोग ऐसी सब्जी खाते हैं, क्या वो बीमार पड़ जाते हैं? सुधा को अपने ससुर धनपत राय की याद आई, जो बड़े दयालु इंसान थे। काश आपके पिताजी जैसा एक भी गुण आप में होता। पिताजी बेवकूफ थे जो दौलत गरीबों में लुटाते रहे। मैं अक्लमंद हूँ, सोच समझकर पैसा खर्च करता हूँ। ठीक है, अब बहस नहीं करनी, जल्दी बाजार जाइए, गोलू भूखा बैठा है। रमेश झोला उठाकर बाजार की ओर निकल जाता है। बड़बड़ाता हुआ रमेश बाजार की तरफ चला जा रहा था, तभी एक भिखारी लंगड़ाता हुआ उसके पास आया। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बेटा। रमेश ने देखा कि भिखारी के कटोरे में कुछ नोट पड़े थे। तुम्हारे पास तो अच्छे खासे पैसे हैं, फिर भी भीख मांग रहे हो? छोटे मालिक, अगर पैसे होते तो भीख क्यों मांगता? जब तक बड़े मालिक धनपत राय जी जिंदा थे, वो हर महीने मेरे परिवार का खर्चा देते थे। अब आप हैं जो मदद के बजाय ताने देते हैं। अगर पिताजी की इतनी ही याद आती है तो जाकर उन्हीं के पास चला जा। मैं उनकी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। मेरा टाइम खराब मत कर, चल हट यहाँ से। भिखारी गुस्से से रमेश को देखता हुआ वहां से चला गया। रमेश सब्जी वाले के ठेले के पास पहुंचा। ये आलू कितने रुपए किलो? 20 रुपए किलो छोटे मालिक। इतने महंगे? कल शाम तो तूने 10 रुपए बताए थे। वो बचे हुए आलू थे, आधे से ज्यादा खराब थे, इसलिए सस्ते दिए थे। वही आलू दे दे मुझे। पर छोटे मालिक, उनमें से आधे खराब निकल आएंगे। तुझे इससे क्या फर्क पड़ता है? जितना कहता हूं उतना निकाल, बस 250 ग्राम। सिर्फ 250 ग्राम? इसमें मुश्किल से 3 आलू आएंगे। पागल हो गया है क्या? मुझे लेक्चर मत दे, जितना कहा उतना निकाल। सब्जी वाला गुस्सा दबाकर खराब आलू तौल देता है। रमेश वो सब्जी लेकर घर की ओर चल पड़ा। सब्जी देखकर सुधा का मूड पूरी तरह बिगड़ गया। ये क्या उठा लाए? अब आपकी कंजूसी बर्दाश्त नहीं होती। 10 रुपए की सब्जी लाए हैं। इससे तेल भी कम खर्च होगा, क्या बुराई है? 10 रुपए का चाकू खरीदकर हम दोनों के गले क्यों नहीं काट देते? आप अकेले रहिए, आपके बहुत पैसे बचेंगे। चाकू खरीदने की क्या जरूरत, रसोई में तो पड़ा ही है। हे भगवान, मैं इस आदमी का क्या करूं? नहीं बनाऊंगी सब्जी, मैं भी भूखी रहूंगी और गोलू भी। चलो अच्छा है, कम से कम एक दिन का खाना बचेगा। सुधा पैर पटकती हुई वही खराब सब्जी बनाने चली गई। रमेश फिर आराम से सो गया। अगली शाम गोलू स्कूल से रोता हुआ घर आया। उसके हाथ में एक टूटी हुई स्लेट और फटा हुआ बस्ता था। माँ, आज स्कूल में सारे बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मेरा बस्ता फट गया है, मेरी किताबें भी पुरानी और फटी हुई हैं। सब कह रहे थे कि मेरे पापा इतने बड़े सेठ हैं, फिर भी मैं इतना गरीब क्यों दिखता हूँ। बेटा चिंता मत कर, मैं आज ही तेरे पापा से नया बस्ता और किताबें दिलाने को कहूंगी। तभी रमेश दुकान से लौटा। सुधा ने तुरंत बात रखी। देखिए, गोलू का बस्ता फट गया है, किताबें भी खराब हो गई हैं। बच्चे उसका मजाक बना रहे हैं स्कूल में। कम से कम एक नया बस्ता तो दिला दीजिए। बस्ता? अभी पिछले साल ही तो नया बस्ता दिलाया था। थोड़ा फट गया है तो क्या हुआ, सुई धागे से सिल दो, चल जाएगा। पापा, सब बच्चे हंसते हैं मुझ पर, प्लीज मुझे नया बस्ता दिला दीजिए, बस एक बार। देख गोलू, जिंदगी में असली चीज पढ़ाई है, बस्ता नहीं। जो बच्चे हंसते हैं उन्हें हंसने दो। पैसा ऐसे ही बर्बाद करने के लिए नहीं होता। सिला हुआ बस्ता भी उतना ही काम करता है जितना नया। गोलू उदास होकर अपने कमरे में चला गया। सुधा गुस्से से रमेश को देखती रह गई, पर कुछ बोल न सकी।
रमेश की कंजूसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन सुधा ने फिर से बात छेड़ी। देखिए, गोलू के सारे कपड़े फट चुके हैं, उसके लिए नए कपड़े ले आइए। पागल हो क्या? घर में इतनी पुरानी चादरें पड़ी हैं, उन्हें काट कर सिल लो। दर्जी को पैसे क्यों देना? इतने बड़े सेठ का बेटा घर की पुरानी चादरों के कपड़े पहनेगा? लोग मजाक बनाएंगे। मुझे देखो, 3 साल से यही बनियान और यही पिजामा पहना हुआ हूँ। किसी की हिम्मत नहीं जो कुछ कहे। गोलू अभी बच्चा है, उसकी उम्र बढ़ रही है, पुराने कपड़े छोटे हो गए हैं। नहीं, मैं ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकता। सुधा की आंखों में आंसू आ गए। कल को अगर मैं और गोलू बीमार पड़ गए तो क्या दवाई के लिए भी 1 रुपया नहीं दोगे? पहले के लोग जंगल की जड़ी बूटियां खाकर मुफ्त में ठीक हो जाते थे। आजकल के डॉक्टर तो सिर्फ पैसे बनाने का धंधा करते हैं। बस बहुत हो गया, अब मैं और नहीं सह सकती। मैं अपने बेटे को लेकर जा रही हूँ, पड़े रहिए अकेले इस घर में। जा रही हो तो जाओ। सुधा गुस्से से गोलू को लेकर घर से निकल गई। रमेश आराम से लेटते हुए मन ही मन हिसाब लगाने लगा। अच्छा हुआ चले गए दोनों। रोज इनके खाने पर 50 रुपए खर्च होते थे। महीने के 1,500, साल के 18,000। बहुत बचत होगी अब। उसी शाम मुखिया अपने कुछ गांव वालों के साथ चौराहे पर बैठे बातें कर रहे थे। तभी सब्जी वाला और भिखारी भी वहां आ पहुंचे। दोनों परेशान लग रहे थे। मुखिया जी, आज फिर सेठ रमेश ने मुझसे सड़े हुए आलू खरीदे, वो भी सिर्फ 250 ग्राम, और ऊपर से मुझे ही उल्टा सीधा बोलते रहे। मुखिया जी, मैं तो कहता हूँ इस गांव का सबसे कंजूस आदमी है ये रमेश। सेठ धनपत राय जी होते तो आज गांव में कोई भूखा नहीं सोता। हाँ, मैंने भी सुना है। बेचारी सुधा और गोलू भी उसकी कंजूसी की वजह से बहुत परेशान रहते हैं। कल तो मैंने सुना कि सुधा गोलू को लेकर घर छोड़कर चली गई। सच में? इतनी बड़ी दौलत होते हुए भी आदमी इतना कंजूस कैसे हो सकता है, समझ नहीं आता। भगवान ही जाने कब इस आदमी की आंखें खुलेंगी। चलो अपने अपने घर चलते हैं, अंधेरा होने वाला है। तीनों उदास मन से अपने अपने घरों की ओर चल पड़े। पूरे गांव में रमेश की कंजूसी की चर्चा फैल चुकी थी। सुधा गुस्से में गोलू को लेकर जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक गोलू का पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। बेटा, चोट तो नहीं आई? नहीं माँ। अरे, तुम्हारे पैर से खून निकल रहा है। चलो सामने पेड़ के नीचे बैठकर आराम कर लेते हैं। दोनों पेड़ के नीचे बैठे ही थे कि वहां एक साधु भिक्षा मांगते हुए आ पहुंचे। ईश्वर के नाम पर कुछ दे दो बेटी। बाबा, आप भी किससे मांग रहे हैं? जिसका पति 1 पैसा भी नहीं देता उससे? साधु ने सुधा को गौर से देखा। मैं तुझे पहचानता हूँ। तू सेठ धनपत राय की बहू है ना? वो कितने दयालु थे, हर महीने साधुओं की सेवा करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद उनके बेटे ने वो परंपरा तोड़ दी। हाँ बाबा, वो दान देने में मशहूर थे और उनका बेटा कंजूसी में। इतनी दौलत होते हुए भी अपने बेटे के लिए कपड़ा तक नहीं बनवा सकता। जाओ बेटी, घर जाओ। कल से तुम्हारा पति सुधर जाएगा। सच में बाबा? हाँ, सच में। साधु की बात मानकर सुधा गोलू को लेकर वापस घर की ओर चल पड़ी। रात को सुधा और गोलू चुपचाप घर लौट आए और सो गए। सुबह किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुधा ने दरवाजा खोला और सामने खड़े व्यक्ति को देखकर हैरान रह गई। हूबहू रमेश जैसा चेहरा। अरे, तुम तो अंदर सो रहे थे, क्या एक ही रात में जादूगरी भी सीख ली? मुझे अंदर नहीं आने दोगी भाभी? भाभी? पर मेरा तो कोई देवर नहीं। पहले अंदर तो आने दो, फिर बात करते हैं। सुधा हटकर उसे अंदर आने देती है। अजनबी सोते हुए रमेश को जगाता है। भैया उठो, मैं हूं तुम्हारा जुड़वा भाई मंगल। कौन है तू? मेरा जुड़वा भाई? पागल हो गया है क्या? मैं पिताजी की इकलौती संतान हूं। नहीं भैया, आपको गलतफहमी है। पिताजी ने मुझे बचपन से अलग रखा था। कुछ दिन पहले पता चला कि पिताजी ने सारी जायदाद मेरे नाम कर दी है, इसलिए दौड़ा चला आया। सारी दौलत मेरी है, तू जरूर कोई ठग है, मेरी दौलत लूटने आया है। ऐसा नहीं है भैया, मेरे पास सारे असली कागजात हैं। मंगल ने बैग से वसीयत के कागज निकालकर दिखाए। इस वसीयत पर पिताजी के हस्ताक्षर है। वो बहुत दयालु थे और मैं भी उन्हीं पर गया हूं। अब मैं ये सारी दौलत पूरे गांव में बांट दूंगा ताकि पिताजी की आत्मा को शांति मिले। क्या शांति मिलेगी? मान न मान, मैं तेरा भाई ही नहीं। ये कागज नकली हैं। दोनों में जोरदार बहस छिड़ गई। गोलू और सुधा हैरानी से ये सब देख रहे थे।
बात इतनी बढ़ गई कि दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। पूरा गांव वहां जमा हो गया। सब्जी वाला और भिखारी भी भीड़ में खड़े ये तमाशा देख रहे थे। मुखिया ने वसीयत के कागजात ध्यान से देखे। वसीयत पर सेठ धनपत राय के असली हस्ताक्षर हैं और इसका चेहरा भी हूबहू तुझसे मिलता है रमेश। कानूनन यही सारी संपत्ति का मालिक है। ये कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, इसके पास सारे असली कागजात हैं। अब इसकी मर्जी है, दान करे, अपने पास रखे या तुझे दे दे। मंगल ने गांव वालों की तरफ देखा। मुखिया जी, आप जानते हैं पिताजी कितने दयालु थे। जब तक वो जिंदा थे गांव में कोई भूखा नहीं सोता था। और मेरे भाई की कंजूसी के बारे में तो पूरा गांव जानता है। ये अपनी पत्नी और बेटे को भी भूखा रखता है। मैं चाहता तो सारी दौलत इसे दे देता, पर इसकी कंजूसी देखकर मुझसे रहा नहीं जाता। मुझे यकीन है पिताजी की आत्मा को बहुत तकलीफ होती होगी, इसलिए मैं सारी दौलत गरीबों में दान कर दूंगा। ये सुनकर रमेश मंगल के पैरों में गिर पड़ा। ऐसा मत करो भाई, अगर सब कुछ दान कर दोगे तो मेरी पत्नी और बेटे का क्या होगा? उनको तो वैसे भी तुमने हमेशा परेशान रखा है, वो कहीं ना कहीं गुजारा कर लेंगे। रमेश को अपनी कंजूसी का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर बोला, भाई अगर ये जायदाद मेरे पास ही रहने दो तो मैं वादा करता हूं मैं भी पिताजी की तरह दयावान बनूंगा और अपनी कंजूसी की आदत हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। रमेश की बात पूरी होते ही एक चमकीली रोशनी फैली और मंगल का रूप बदलने लगा। वो वही रहस्यमयी साधु निकला जिससे सुधा जंगल में मिली थी। ये देखकर पूरा गांव हैरान रह गया। तेरी आंखें बता रही हैं कि तुझे अपनी गलती का पश्चाताप है। ये सारा नाटक मैंने सिर्फ तुझे सुधारने के लिए किया था, ताकि तेरी आंखें खुल जाएं। सुधा तुरंत साधु के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज, मुझे नहीं पता था कि आप इतने पहुंचे हुए संत हैं। मैं कोई मामूली साधु नहीं, मायावी साधु हूं बेटी। तेरी आंखों की उदासी मुझसे देखी नहीं गई। मैं वादा करता हूं साधु महाराज, अब कभी कंजूसी नहीं करूंगा, अपने पिताजी जैसा बनकर दिखाऊंगा। साधु मुस्कुराते हुए वहीं से गायब हो गए। कुछ दिन बाद रमेश फिर उसी सब्जी वाले के ठेले पर पहुंचा, पर इस बार उसका अंदाज बिल्कुल बदला हुआ था। भाई आज ताजी और अच्छी सब्जी दे देना, जो भी दाम हो पूरा दूंगा। और हाँ, पिछली बार मैंने तुम्हारे साथ जो बदतमीजी की थी उसके लिए माफी चाहता हूँ। छोटे मालिक, ये आप ही बोल रहे हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। कोई बात नहीं मालिक, अभी देता हूँ ताजी सब्जी। रास्ते में रमेश को वही भिखारी मिला जो पहले भी भीख मांग चुका था। भाई रुको जरा, ये रखो और सुनो, अब से हर महीने मैं खुद तुम्हारे घर पैसे भिजवा दिया करूंगा, जैसे मेरे पिताजी करते थे। छोटे मालिक, आज तो लग रहा है जैसे बड़े मालिक फिर से इस गांव में लौट आए हो। रमेश मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। उसका दिल पहली बार इतना हल्का और खुश महसूस हो रहा था। घर पहुंचकर रमेश ने सुधा और गोलू को अपने पास बुलाया। सुधा, गोलू, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों को बहुत तकलीफ दी। गोलू, कल मैं खुद तुम्हारे साथ बाजार चलूंगा, तुम्हें नया बस्ता, नई किताबें और नए कपड़े दिलाऊंगा। सच में पापा, आप सच में मेरे साथ बाजार चलेंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल सच में। और सुधा, अब से घर का हर खर्चा बिना किसी बहस के पूरा होगा, तुम्हें कभी परेशान नहीं होने दूंगा। भगवान का शुक्र है, आखिर वो साधु महाराज की बात सच साबित हुई। उस दिन के बाद से रमेश अपने पिता धनपत राय की तरह दयावान बन गया और उसकी कंजूसी की आदत हमेशा के लिए खत्म हो गई। पूरा गांव अब सेठ रमेश की उदारता के किस्से सुनाता, ठीक वैसे ही जैसे कभी सेठ धनपत राय के सुनाए जाते थे।